अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब क्या कुछ होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के बाद चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ताकतवर होकर उभरे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ अब सीनेट में भी उनकी पार्टी का बहुमत हो गया है। ऐसे में सबकी नजरें लगी हुई हैं कि जनवरी में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को लेकर क्या नीतियां रहती हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा जैसे क्षेत्रों पर ट्रंप प्रशासन का काफी प्रभाव होगा। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप की जीत तो चर्चा का विषय है ही, सीनेट में पार्टी के बहुमत प्राप्त कर लेने को भी भविष्य की अमेरिकी राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन का पहले भी बहुमत था और अब तक की तस्वीर को देखते हुए सदन में फिर उसी का दबदबा रहने की उम्मीद है। उधर विश्लेषकों का कहना है कि 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा ट्रंप का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को नई दिशा दे सकता है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा जैसे क्षेत्रों पर इसका काफी प्रभाव हो सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा है कि वो लड़ाई को तुरंत बंद करा देंगे। वैसे ट्रंप ने इसको लेकर अपनी कोई रणनीति सार्वजनिक नहीं की। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि ट्रंप यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता के बदले रूस के साथ शांति वार्ता जैसी कोई शर्त शामिल कर सकते हैं। बाइडेन प्रशासन में यूक्रेन को मिलने वाली बेहिसाब वित्तीय सहायता के ट्रंप लगातार आलोचक रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट को लेकर भी ट्रंप की राय स्पष्ट है। वो इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि संघर्ष को रोककर शांति बहाली होनी चाहिए। पश्चिम एशिया को लेकर ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अब्राहम समझौते के रूप में बड़ी पहल हुई थी। इस समझौते के तहत अरब मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। वैश्विक व्यापार में चीनी प्रभाव को कम करना ट्रंप की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रह सकता है। ट्रंप विदेशी वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त कर लगाने जैसे उपायों की वकालत करते रहे हैं। उनका जोर वैश्विक बाजार में अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उत्पादों के विस्तार पर रह सकता है। घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की ट्रंप की इस नीति के पीछे दो प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, नौकरी के अवसरों में इजाफा और दूसरा, टैक्स राजस्व को बढ़ाना। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप चीनी उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगा चुके हैं। इस कार्यकाल में भी चीनी उत्पादों को लेकर उनकी नीतियां काफी सख्त रह सकती हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, अगर हम बात करें कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया में जिस तरह का संकट बना हुआ है, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल ईरान के बीच में, लेकिन इस सब के बीच व्लादिमीर पुतिन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश अभी तक नहीं गया है। क्या कहेंगे आप, युद्ध रोक पाएंगे वो? यहाँ तक युद्ध रोकने की बात है तो आप उनके यदि पहले कार्यकाल में जरा नजर डालें तो उनकी जितनी कैंपेन थी वो मेक्सिको के साथ दीवार बनाने को लेकर थी और मेक्सिको वो सारा खर्चा भी उठाएगा, ये भी था उसमें। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया से उन्होंने कहा कि मैं मिलकर ख़त्म कर दूंगा, इस सारे समस्या को ख़त्म कर देंगे और निशस्त्रीकरण वगैरह हो जाएगा वहाँ। तो चुनावों में और कभी कभी चुनावों के बाद भी, खासकर जो उनका व्यक्तित्व है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, वो पहले से ही जग जाहिर है कि वो इस तरह की बहुत से बातें करते हैं जो कोशिश करते हैं पर वो पूरी तरह से उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। तो जैसा आपके कार्यक्रम में पहले से कहा गया कि यूरोप के देश भी बहुत बड़े समर्थक हैं और बहुत बड़े अपने आपस में ताकतवर देश भी हैं और वो लगातार उनमें ये एक मंशा रहती है कि अपने आप को अमेरिका से थोड़ा सा अलग करके अपनी सुरक्षा व्यवस्था को यूरोप के देश खुद कैसे बना सकते हैं। तो एक ये फिर से नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें वो यूरोपीय देश फिर से सोचेंगे कि वो क्या पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहना चाहते हैं। और पहले कार्यकाल में जैसे देखा गया था वो लगातार तनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा जो यूरोपीय देशों के नेताओं से
और बार बार उन्होंने कहा कि जो पूरी सुरक्षा का खर्चा अमेरिका उठाता है उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए यूरोप की। नेटो को लेकर के। नेटो को लेकर नेटो से हटने तक की बात आ गई थी। तो यूरोप के देश जरूर है कि वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सहायता बंद ना हो। हालांकि मान सकते हैं कि जैसा उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिका से जो सहायता है वो खत्म हो सकती है। आपको याद होगा कि पहले भी रिपब्लिकन पार्टी डोमिनेटेड जो लोअर हाउस है उन्होंने बहुत मुश्किल किया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी जब चाह रहे थे कि वित्तीय सहायता दी जाए तब भी वो बहुत मुश्किल खड़ी हुई थी और वो नहीं दे पा रहे थे। तो रिपब्लिकन्स का रवैया उस मुद्दे पर ऐसा है कि वो उतना नहीं चाहते कि लगातार युद्ध के तरीके से समस्या को सुलझाया जाए। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन का अभी तक कोई इस तरह का संकेत नहीं आया है कि वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें समय भी है। अब धीरे धीरे 6 जनवरी तक और उसके बाद 20 जनवरी तक डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट की तरह ठीक से है, वो बने अभी रहेंगे। हमको पश्चिम एशिया के बारे में भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि यूक्रेन को जो अमेरिका समर्थन दे रहा है, चाहे वो सैन्य मदद हो या उसके अलावा धन की मदद हो, उसको लेकर के भी ट्रंप नहीं चाहते कि इस तरह की मदद यूक्रेन को दी जाए। तो और नेटो को लेकर के भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नेटो में वो ये नेटो से बाहर निकलने तक की बात पिछले उनके शासन के दौरान में आई थी। ऐसे में क्या वो कंडीशंस हो सकती हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता हो सके? उसके लिए जो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आएगा वो क्या कुछ कर सकता है? यदि आप पिछले 7 या 8 दशकों के युद्ध देखें दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो ज्यादातर युद्ध जो है वो थकान से खत्म होते हैं या हैसियत खत्म हो जाने से खत्म होते हैं। और ऐसा बार बार देखा गया है। और शायद इसी तरह से जब दोनों सेनाएं पहले से ही थकती हुई नजर आ रही हैं, उनके समर्थन भी थकते हुए नजर आ रहे हैं। पोलैंड जो बहुत खास दोस्त था यूक्रेन का, वो भी पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, वो सीमा पर खड़ा है, उनको अपना आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। अमेरिका में इस तरह की चिंता सामने आती रही है। जो बाइडेन के समय में भी मैंने जैसे कहा रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी इस बात को लेकर। तो जब दोनों देशों को लगेगा कि अभी इसका नुकसान ज्यादा और फायदा कम है और एक दूसरे को आगे पीछे हटा नहीं पा रहे, वो वहीं पर खड़े हैं यहाँ खड़े हैं और नुकसान होता जा रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे किसी तरह का फेस सेविंग अरेंजमेंट तैयार करना होगा। और उसके चलते मुझे लगता है कि अमेरिका चाहे उनको सैन्य सहायता देने से हाथ पीछे हटा भी ले, पर युद्ध में किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से शांति बहाल होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व बना रहेगा अमेरिका का। उसमें खासकर आप देखें कि जो युद्ध समाप्त होने के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मेदारी है, जो उस वक्त अवसर मिलता है बहुत से देशों को जाकर वहां निवेश करने का, अपनी गुडविल बनाने का, तो अमेरिका पूरी तरह से हाथ अपना पीछे नहीं हटाएगा मुझे लगता है यूक्रेन युद्ध से। पर हाँ, जितनी जोर से जो बाइडेन सहायता कर रहे थे, मुझे लगता है उतनी जोर से सहायता नहीं होगी अब अमेरिका की तरफ से, तो नहीं होगी। हाँ, यूरोपीय देशों की तरफ से कुछ हद तक सहायता लगातार बनी रहेगी। हो सकता है उनका जो उसमें हिस्सा है वो उसमें थोड़ी बढ़त भी आ सकती है कुछ समय के लिए। पर ये युद्ध का समाप्त होना मुझे लगता है कि वही होगा जैसे सभी युद्धों में होता है। दोनों तरफ से जब लगता है कि हताश हो गए, थक गए, कुछ आगे कुछ बन नहीं रही बात, तो फिर वो अपना फेस सेविंग का तरीका ढूंढते हैं कि दोनों अपने तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, जो अगला प्रशासन वहाँ पर आएगा, वो एक बातचीत की टेबल वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में तैयार करवा सकता है। अगर हम पश्चिम एशिया की ओर चलें तो पश्चिम एशिया को लेकर के आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि पश्चिम एशिया के हालात भी काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। पहले इजराइल और हमास के बीच में सिर्फ ये संघर्ष था, अब इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह, यहाँ तक कि इजराइल और ईरान के बीच में टकराव शुरू हो गया है। तो वहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी से शुरू होगा, उसकी क्या कुछ भूमिका वहाँ को लेकर हो सकती है? आप देखें पिछले कार्यकाल में भी जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने एक ईरान न्यूक्लियर डील से हटा लिया था अमेरिका को उसमें से। ईरान जो अकेला एक तरह से अलग देश है, बाकी ज्यादातर देश अमेरिका के साथ है वहाँ, उसके साथ तनाव इजराइल की वजह से बढ़ सकता है। क्योंकि इजराइल का समर्थन भी आप देखें पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपनी एम्बेसी शिफ्ट करने की बात की थी जेरूसलम के लिए, और जो उनका साथ है इजराइल के साथ, वो मुझे लगता है कि बार बार उन्होंने कहा भी कि वो इजराइल को मानते हैं, अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है।
तो वो युद्ध भी मुझे लगता है कि किसी तरह से हताश होने पर, थकावट होने पर खत्म होने वाला है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस तो आप देखें कि अब सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे उनके। हमस जो है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है इजराइल के सामने। अब वो हिजबुल्लाह के पीछे पड़े हुए हैं। तो हिजबुल्लाह के साथ पहले भी युद्ध हो चुके हैं कई बार इस तरह से, फिर शांति प्रस्ताव सामने आता है, फिर बातचीत होती है, फिर बात खत्म हो जाती है। तो उम्मीद ये करते हैं कि जनवरी तक इनका शपथ ग्रहण करने से पहले ही यदि कुछ समस्या में कोई बदलाव आता है और वहां आपस में बातचीत हो जाती है, और इसी को सामने रखते हुए जैसे यूरोप के देश अब कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अरब के देश में भी, उसमें मुझे लगता है सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है, कोशिश कर सकता है कि किस तरह से ये तालमेल बनकर शांति वहां बहाल हो जाए, बजाय कि बात बढ़े और पूरे क्षेत्र में उसका संकट खड़ा हो जाए। तो मोटे तौर पे एक एकेडमिक की तरह से मुझे लगता है कि यदि आप सारे युद्धों को देखें तो ज्यादातर युद्ध वो हताश और थकावट के बाद ही खत्म होते हैं, और उसके बाद दोनों देश अपने अपने यहाँ जाकर कहते हैं हम दोनों जीत गए। ठीक तो है, लेकिन इस सब के बीच में जो अमेरिका का नया प्रशासन होगा डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, क्योंकि जिस तरह की कैंपेन चली है और जिस तरह के बयान उनकी ओर से आए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ये दबाव रहेगा कि शांति को किस तरह से, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें या पश्चिम एशिया की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से शांति बहाली की जाए, उसके लिए एक रोड मैप बनाने का दबाव उनके ऊपर ज़रूर रहेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक सवाल यहाँ पे और महत्वपूर्ण हो जाता है चीन को लेकर के। उनके पिछले शासनकाल के दौरान हमने देखा था कि ट्रेड वॉर चली थी, अभी क्या कुछ लगता है आपको? हाँ, चीन की चिंता उनको जरूर रहेगी, पहले से भी रहेगी। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक के बाद एक कई दस्तावेज जारी किए थे अपने पहले कार्यकाल में। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसके बाद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, उसके बाद इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क। मोटे तौर पे उन्होंने जो अलग कहा बाकी राष्ट्रपतियों से वो ये था कि चीन केवल हमारी सामरिक चुनौती नहीं है, उसके अलावा चीन न केवल मंशा रखता है बल्कि हैसियत भी रखता है कि हिंद प्रशांत सागर से हमें हटा दे हमारे नेतृत्व को। ये बात उन्होंने कही थी, इसीलिए उन्होंने वो इंडो पैसिफिक नेवल कमांड शुरू किया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की सोच सामने लाए। और उस वक्त के भाषण में आप देखें कि बहुत तीखापन होता था। वहाँ के जो उनके विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ थे, वो हमेशा चीन की पार्टी और लोगों को अलग करके बात करते थे कि मैं चीन के लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, पार्टी को नहीं संबोधित कर रहा हूँ। तो वो तीखापन मुझे लगता है कि लौटकर वापस आ सकता है। और उसमें चाहे वो ट्रेड को लेकर समस्या हो या कोई जियोपॉलिटिक्स के दूसरे जो पहलू हैं उनको लेकर तनाव बने, पर उस तनाव का मुझे लगता है कि हो सकता है भारत को कुछ फायदा हो, भारत से रुझान और अच्छा हो जाए। पर भारत अपनी जो रिश्ते हैं वो अमेरिका और चीन से अलग रखता है। आपको याद होगा पहले कार्यकाल में उन्होंने भारत और चीन में मध्यस्थता करने की भी बात की, तो भारत ने कहा कि हम अपनी चीन की चुनौती को खुद देख लेंगे, खुद संभाल सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो चीन से तनाव होना जाहिर है कि संभव है। सारा मीडिया चीन का शायद ये कह रहा था कि यदि ट्रंप आते हैं तो उसके कुछ चीन को फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। उनको लगता है फायदा ये हो सकता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ, नेटो के साथ, अपने जो एलाइज हैं उनके साथ यदि उनका तनाव बढ़ जाता है तो चीन को मौका मिलेगा उन्हीं देशों से दोस्ती बनाने का। अभी जैसे टर्की ही मान लें कि वो ब्रिक्स नेशन में जाना चाह रहा है, आसियान के कुछ देश ब्रिक्स में जाना चाह रहे हैं, जो रशिया, चाइना, इंडिया वहां हैं। तो वो उस तरह से देखते हैं कि कुछ फायदे भी चीन को हो सकते हैं और कुछ जाहिर है कि तनाव भी हो सकता है। ठीक है, एक